अब हम देखते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है, देखिए फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, पहली स्केलर क्वांटिटी होगी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज होगी। स्केलर क्वांटिटीज वो हो गई जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन अपने को अवेलेबल नहीं होती है। बट वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें डायरेक्शन के साथ साथ में, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शंस का भी अपने को पता होता है, उसकी भी इंफॉर्मेशन उस क्वांटिटी में दी गई होती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो स्केलर क्वांटिटी होगी जैसे मास और लेंथ, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं है, दे आर जस्ट द क्वांटिटीज व्हिच हैव द मैग्नीट्यूड। मगर जो वेक्टर क्वांटिटीज है जैसे वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्सेस हो गई, उनमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की उस पे किसी भी मास या किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करेगी। तो जैसे वेलोसिटी हमने पढ़ा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, उसकी डायरेक्शन होगी प्लस वो कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी उसकी रफ्तार है, उसके भी उसमें इंफॉर्मेशन दी गई होंगी। अब इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, उसमें हमारे को यूज होता है, उसमें हमारे को हेल्प करता है वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, किसी भी मान लीजिए एक स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो गया। अब वेक्टर क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप से रिप्रेजेंटेशन होता है। आई कैप इज इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप वाई डायरेक्शन में, के कैप जेड डायरेक्शन में। इनके सामने जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसके सामने आई कैप के सामने एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली जे कैप के सामने जो कोफिशिएंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वाई कैप में, वाई डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, और के कैप रिप्रेजेंट करेगा, के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जेड डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लीजिए ए एक वेक्टर है, इसकी ये है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के 1 के कैप। तो इसमें एक्स डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास, एक्स डायरेक्शन में 4 यूनिट्स ये वेक्टर हैं। वाई डायरेक्शन में जो कि जे कैप का कंपोनेंट हो गया वो हो गया 3 और के कैप में 1। अब इसमें एक चीज होती है, जैसे ये तो वेक्टर हमने जो पूरा लिख दिया जिसमें रिप्रेजेंटेशन है उसकी इंडिविजुअल डायरेक्शंस के साथ में, मगर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ये सारे कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो जो यहां से अगर हम इनका स्क्वायर का एडिशन करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 9 प्लस 1 अंडर रूट 26। ये जो अंडर रूट 26 है ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब मान लीजिए कोई आपको बोलता है इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर निकालने में क्या है कि ये जो वेक्टर है इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इस ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरा एक यूनिट वेक्टर बन जाता है कि जो जितना मैग्नीट्यूड इसका था मैंने उस उतनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। हर यूनिट पे 1 मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब इसमें वेक्टर का जब रिप्रेजेंटेशन होता है तो क्या होता है कि वेक्टर का कुछ सम करना पड़ेगा या कुछ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें एक हमारे को थ्योरम मिलता है वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम रूल। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ओ पे, एक पॉइंट ओ पे ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए दो फोर्सेस लग रही है इस पॉइंट ओ पे, एक लग रही है इस डायरेक्शन में जो कि ओपी की डायरेक्शन है, एक लग रही है ओएस की डायरेक्शन में। तो दो डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही हैं विद इन जिनके बीच में एंगल है थीटा। अब इनके बीच में थीटा एंगल है। अब कोई आपसे यूं पूछे कि ये ऑब्जेक्ट जो ओ पे था इस पे एक इस तरफ फोर्स लग रही है, एक इस तरफ फोर्स लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव होगा, किधर ये जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का जो एक पावर लगेगी या इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो किस तरफ फाइनली हमारी इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी, वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम थ्योरम है जो कि ये बोलता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर दो वेक्टर्स लगते हैं दो वेक्टर्स लगते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि जो ऑब्जेक्ट फाइनली मूव होगा वो कंसिडरेशन करके कि ये जो दो वेक्टर है दोनों पैरेललोग्राम की साइड है, तो जो पैरेललोग्राम की डायगोनल बनेगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस पैरेललोग्राम की डायगोनल के तरफ होगा और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो लेंथ ऑफ दिस
जो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा इन दोनों को स्केल पे रख के अगर स्केल पे ड्रॉ करते हैं और इसका जो सेम स्केल रखते हुए जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, जो डायगोनल का मैग्नीट्यूड आएगा, वो डायगोनल की जितनी लेंथ आएगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का। अब इसको अपन एनालिटिकली सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर हमको इसकी क्वांटिटीज पता है तो देखते हैं। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे। इस वाली साइड को मान लीजिए ये वेक्टर है, उससे हमने पैरेललोग्राम बना दिया, इसको नीचे लाके हमने इसको एक्सटेंड करके मिला दिया। अब ऑब्वियस बात है ये थीटा एंगल है, ये भी अपना बी वेक्टर ही होगा, तो ये भी थीटा एंगल हो गया। अब इसमें अगर हम इस वाले ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल क्यू एंड पी की बात करें, तो जो पी एन है वो क्या होगा, इस बी का कोस थीटा, इस बी का कोस थीटा। क्यू एन है वो क्या हो जाएगा, इस बी का साइन थीटा, इस बी का कोस थीटा पी एन हो गया, इस बी का साइन थीटा क्यू एन हो गया। अब अपन इस ओ एन की बात करें तो वो क्या होगा, ओ पी प्लस पी एन। तो ओ पी कितना है, ए वेक्टर प्लस पी एन कितना है, बी का साइन थीटा। अब जब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, अब हम ट्रायंगल क्यू ओ एन की बात करते हैं, तो जो हमारा ये वाला है, ये इसके एक परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो आर है ये इसका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस मतलब ओ क्यू का स्क्वायर जो है वो होगा ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। तो इसमें ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया ओ एन कितना है, ए प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू एन कितना है, बी का कोस थीटा का स्क्वायर। पी एन कोस थीटा ना, तो जो आर स्क्वायर हो गया वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया आर आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा को बी स्क्वायर कॉमन निकाल के कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वो 1 हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया कि जो ये आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए ये इस ए वेक्टर से थीटा बीटा एंगल पे लाई कर रहा है, इस ए वेक्टर से बीटा एंगल पे, तो जो ये सेम यही राइट एंगल ट्रायंगल जो ये ओ क्यू एन कंसीडर किया था, तो यहाँ पे tan बीटा इज दिस अपॉन में दिस, तो क्यू एन अपॉन में ओ एन, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्यू एन कितना हो गया, क्यू एन हो गया ये बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी का कोस थीटा। ये हमारा tan बीटा हो गया, tan बीटा हो गया बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी का कोस थीटा। इस तरीके से अपने को डायरेक्शन पता चल जाएगी जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड लाई करेगा, और इस तरीके से अपना मैग्नीट्यूड पता चलेगा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो ये एक पैरेललोग्राम रूल था जो कि हमारे को रिजल्टेंट वेक्टर निकालने में हर जगह पे काम आएगा। किसी भी पॉइंट पे दो तरीके की फोर्सेस लगेंगी तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालना है इस चीज में ये अपने को काम आएगा। अभी अपन बात करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ निकालने की जरूरत पड़ जाएगी अपने को। जैसे फिजिकली अगर हम देखें कि प्रैक्टिकली कहाँ पे जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए एक रिवर चल रही है, रिवर की ये वेलोसिटी है, मान लीजिए v ऑफ रिवर। अब अपने को बोट लेके जानी है इधर से, वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब बोट अब ऐसे जाएगी, बट क्या जब ये बोट इधर ऐसे चलेगी तो क्या ये इसी के जस्ट अपोजिट किनारे पे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जब इस बोट को मैं देखूंगा तो इस बोट पे एक इधर तो एक फोर्स लग रही है
जो कि इसको इधर लेके जा रही है, एक फोर्स इसकी ऐसे लग रही है जो इसको इधर लेके जा रही है। तो ये बोट किधर मूव होगी फाइनली, अगर हम इसका एक पैरेललोग्राम बना दें और इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दें तो ये जाएगी इस एंगल में, इस एंगल से ये बोट अपनी मूव होगी। सिमिलरली मान लीजिए ये, तो ये कैसे होगा कि ये वाला एक एंगल था, ये एक एंगल था हमारे इन दोनों के बीच 90 डिग्री का, ये हमने एक एंगल निकाल लिया कि किस तरीके से हमारी बोट का मूवमेंट होगा। तो जैसे ये रिवर और ये बोट होगी, तो इससे अपने को एक रिजल्टेंट वेक्टर पता चलता है कि किस तरह बोट मूव होगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर अपने को इस अपोजिट एंड पे पहुंचना है तो अपने को बोट को उसी हिसाब से ही उस एंगल को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो इस जगह पे पहुंचे। दूसरी प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि हम करते हैं, बट हमें उस चीज के कंसेप्ट नहीं पता है, उस चीज के बारे में नहीं पता कि वो हम क्यों कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये चीजें होती है कि जैसे अब बारिश में छाते की जो चीज हो गई, या आप चलते हैं बोट, जैसे बोट में जो काम आता है एक्चुअली रिवर में जो काम आता है उसमें मूवमेंट पे रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ लग रहा है, या फिर आप कहीं पे भी ऐसी जगह जहां प्रैक्टिकली ये होता है कि हमको दो तरीके की फोर्सेस लग रही है एक ही चीज पे, तो उसका रिजल्टेंट क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज पे, ये चीज को निकालने के लिए अपन रिजल्टेंट वेक्टर का काम करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का यूज लेते हैं, जिसमें पैरेललोग्राम जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।